हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ाए थे उसमें कॉपर और क्रोमियम को नहीं बताए थे और उसमें सिर्फ ये बताए थे कि कॉपर और क्रोमियम अपवाद क्यों होते हैं। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉपर और क्रोमियम अपवाद क्यों होते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये तो है, कॉपर और क्रोमियम को 100% जानकारी आपको दे देंगे कि अपवाद के क्षेत्र में। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो क्रोमियम होता है उसका परमाणु क्रमांक। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। और कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे दोस्त? 29। तो सबसे अब डायरेक्ट हम इसी पे स्टार्ट ही कर देते हैं। देखो जी, जो क्रोमियम होता है Cr, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़े थे, आप भी लोग जानते होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर नहीं जानते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमारा एक वीडियो है, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं जी। देखो जो क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन ना भर करके 4s में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, 4s2, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पहले काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हुए। तो देखो 2 2 4 ऊपर जो रहता है उसी को काउंट करते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 4 24। अब देख मेरे भाई, हम लोग जानेंगे कि यह तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, लेकिन हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। तो सही कैसे होगा उसको जानेंगे। देखो जी, जो क्रोमियम होता है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है कि यह होता है 1s2 2s2 2p6, ये भी सेम 3s2 3p6 4s, यहाँ पर 1 हो जाता है और इसमें का एक इलेक्ट्रॉन 3d के पास चला जाता है, 5 हो जाता है। अब क्यों 5 इसके पास चला जाता है उसी के बारे में 100% जानकारी प्राप्त करेंगे जी। देख मेरे भाई, यहाँ पर बात आती है s ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में। अब देखो s में और d में कक्षक जो होते हैं, s उपकोष और d उपकोष के बारे में देखेंगे। देखो जी, s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी जानते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मेरे भाई सब जानते हो। अब देख भाई, यदि s का 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। p का 6 होता है तो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 1 2 3। d का 10 है तो इसका आधा कर दीजिए, 5 इसका ऑर्बिटलों की संख्या, 1 2 3 4 5। s का हो गया और p का हो गया और d का हो गया और हम लोग का f का कितना हो जाएगा? 7 होता है। ये शायद सभी लोग आप लोग जानते होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का f का हो गया। तो अब देखिए इसमें बात आती है s में और d में, s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में, कक्षक में। अब देख मेरे भाई, जो s में होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, p में ऐसे, यानी सब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तब ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से इसमें भी। अब देखो d को देखते हैं, d में कितना है? 4 है। देखो भाई, पहली बात तो देखो जी, हम पहले p का 4 कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। p का एग्जाम्पल देंगे सब समझ जाओगे। p के बहुत सारे एग्जाम्पल बनाकर दे देते हैं, आपको समझने में आसानी आ जाएगी। थोड़ा छोटा बना देते हैं आपको समझने की दृष्टि से। 1 2 3, ऊपर जरा बड़ा बना दिए, कोई बात नहीं। 1 2 3, इसको भी देखेंगे। 1 2 3 3 3 6 को बना दो। अब देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 भी रह सकता है, 1 2 3 4 भी रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी रह सकता है, 1 2 भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है और 1 भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब देखना यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर होती हैं, देखेंगे इसका px py pz कहते हैं, इसको px py, इसको pz कहते हैं। देखो भाई, इसकी ऊर्जा स्तर को हम ध्यान देंगे तो जो ऊर्जा स्तर होती हैं, देखो इसका और इसका, यानी px का, इसको px कहते हैं, इसको py कहते हैं, इसको pz कहते हैं, ध्यान देना। तो देखो भाई, px का जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें py में उतना ही इलेक्ट्रॉन है और pz में
उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ऊर्जा स्तर क्या है, समान है। ये क्या हो जाते हैं, अस्थाई। जो समान होते हैं इलेक्ट्रॉन, सभी ऊर्जा स्तर समान होते हैं, वह क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अस्थाई होते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, उसके 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी ऊर्जा स्तर अधिक होगी, इसमें कम और इसमें कम। यह अस्थाई होंगे, अस्थाई नहीं होगा। यह सिर्फ अस्थाई होगा, यह अस्थाई होगा। इसी तरह से इसमें आएंगे, इसमें 2 इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा एक समान, इसका भिन्न है, तो भी क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, समान ऊर्जा स्तर है, तो यह क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। और इसमें भी असमान, ये भी अस्थाई और इसमें भी अस्थाई। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग 4s में और 3D में। देख भाई 4s और 3D में जब आते हैं, इसके जो अपवाद है, ये वाला तो सही था हम लोगों का, जो अपवाद एक्सेप्शन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो 4s वाला है, 4s में 4s वाले में s में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। देखो s ऑर्बिटल में तो भी क्वालिटी होती है, s में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, वह अस्थाई होते हैं किसी से, क्योंकि इसमें किसी के साथ कंपेयर तो करनी नहीं है। यह 4s वाला हो गया, 4s वाला। अब 3D वाला देखेंगे, 3D वाला इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखेंगे मेरे भाई कि इसमें 1 2 3 4 5, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका 4s में 3D है। यह अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके दे देगा तो ये पूरा का पूरा तत्व क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। अगर यह नहीं देगा तो यह अस्थाई नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। तो क्या करता है, इसमें से अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देता है अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, जिससे पूरा का पूरा क्रोमियम क्या हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। इसी कारण 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और कहानी तो कुछ अलग ही होता है, थोड़ा सा देखते हैं उसको भी कहानी। देखिए यदि हम कक्षक के माध्यम से देखें, यदि हम कक्षक के माध्यम से देखें मेरे दोस्त, देखिएगा यदि हम कक्षक के माध्यम से देखें तो इसमें कहानी में कुछ है अंतर दिखने को मिलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोष जो होते हैं, कोष अगर हम शेप बना दें, शेप यदि मान लीजिए वृत्ताकार ले लें, देखो जी एक यहां से ले लो, एक यह ले लो, इतना ले लो, चाहे रहने दो, हटाओ इसको, कोष भोस को हटाओ यार, इसको इरेज कर दो, अपन हाथ से ही बना लेते हो। मान लीजिए कि नाभिक होता है और उसका कोष होते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसमें पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, तीसरा कोष हो गया और चौथा कोष हो जाता है। तो जो हम लोग का जो कोष होते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं, पहला कोष इसमें होता है यस, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, यस होता है, इसमें एस पी होता है, इसमें एस पी डी होता है, इसमें एस पी डी और एफ होता है। देख भाई इसमें 1s है, इसमें 2s 2p है, इसमें 3s 3p 3d है, इसमें 4s 4p 4d 4f है। तो इसमें कहानी देखिए, यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 3d है, 4s है 3d है, तो 4s के यहाँ पर आएगा, ए वाला है 4s और 3d वाला हमारा यह है। तो जो नाभिक के पास रहता है तो उसकी ऊर्जा उतना ही अधिक होती है। जैसे मान लीजिए यदि कोई चुंबक हो, यहाँ पे लेट देन मान लो कोई चुंबक है, यदि कोई कील यहाँ हो तो यह जल्दी से इसके तरफ आकर्षित होगी, जबकि वही कील यहाँ होगी तो यह थोड़ा उतना, जितना फास्ट यह आकर्षित होगी उतना फास्ट यह आकर्षित है चुंबक की ओर नहीं होगी। अगर कोई कील यहाँ पर हो तो और उतना वह दूरी, और इसके पास एनर्जी कम होगी इसके पास आकर्षित होने की। तो देख रहे चुंबक से जैसे जैसे दूरी बना रहे हैं तो आकर्षण क्षमता कम होती चली जा रही है, यानी खींचने की शक्ति कम होती जा रही है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही हाल है। 3D में जो खींचने की क्षमता है, ऊर्जा जितनी है वो 4s में ऊर्जा उतनी नहीं होगी, क्योंकि नाभिक के नज़दीक है और नाभिक से 4s वाला दूर है। तो यहाँ पर वही काम होती है। तो 4s की
4s वाला जो होता है इसकी ऊर्जा कम होती है और 3d वाले की ऊर्जा अधिक होती है, जिससे अपने आप को अस्थायित्व करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। दिमाग में आती होगी कि यार इसके पास एनर्जी ज़्यादा तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं खींच लेता है। यार रीजन यही तो है कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना पड़ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 2 6, तो यह बेचारा अस्थायी हो जाएगा। इसी कारण यह सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे 5 इलेक्ट्रॉन बना लाता है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सेम इसी तरह से वो भी है, कापर भी है। कापर का परमाणु क्रमांक मेरे दोस्त बनाएंगे। कापर का जब देखेंगे, देखो जी, कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, यह 29 हो गया ना। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। अब देखेंगे लेकिन तो कापर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब यहाँ पर आइए, कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ओरिजिनल बनाइए 1s2, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं जानबूझ करके, 1s2 2s2 2p6 1s2 है और एक कापर है, इसका 29 हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखो यहाँ 2 ना लिख करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो भाई, यहाँ 2 ना लिख करके 2 को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखो जी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, 9 1 10 हो गया, वहाँ पर 1 हो जाता है। वही कहानी है। देखो 3d की एनर्जी अधिक है, 3d की एनर्जी अधिक है और 4s की एनर्जी कम है, जिससे एक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 9 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था। देखो जी, 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी था, 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास क्या था? ऑलरेडी था। थोड़ा पेन चेंज कर ले भाई। अब देख भाई, इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था। तो अब इसकी ऊर्जा तो एक समान थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसकी ऊर्जा भिन्न थी, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, जिससे यह क्या हो जाएगा? पूरा अस्थायित्व है। अगर कोई पूछे शॉर्ट फॉर्म में कि यार क्यों अपवाद है, तो एकदम ऑन द स्पॉट एक जवाब होगा, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम और कापर अपवाद होते हैं। वंस अगेन, अगर कोई फिर से पूछा कि कापर और क्रोमियम अपवाद क्यों होते हैं, तो हम सिर्फ जवाब देंगे कि कापर और क्रोमियम इसलिए अपवाद होते हैं कि अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई रीजन नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।